हेलो फ्रेंड्स, आई एम यूसर। और पिछली वीडियोस में हम पढ़ रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। हमने जाना था हमारी बॉडी जो भी ड्रग के साथ करेगी उसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। हमने मेटाबॉलिज्म तक पढ़ लिया था। हमने सबसे पहले जाना था हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग जाएगा तो वो एब्जॉर्ब होगा हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो जाएगा, और फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा। उसका वो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, वो इनएक्टिव कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर सॉल्युबल बन जाएगा। अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा हमारी बॉडी में। एलिमिनेशन जो है ड्रग का, वो बाहर कैसे निकलेगा बॉडी से। एक आइडियल ड्रग क्या होता है, जो कि बॉडी के अंदर जाए, अपना एक्शन दिखाए और अपना काम ख़त्म करके बॉडी से बाहर चला जाए। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे एलिमिनेशन के बारे में। सबसे पहले हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि भाई एलिमिनेशन क्या है। क्या एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन दोनों एक ही चीज़ें हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एलिमिनेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन का मतलब है किसी भी ड्रग के अफेक्ट को ख़त्म कर देना। और ये जो ड्रग का अफेक्ट है ये कैसे ख़त्म हो सकता है? ये दो तरीके से हो सकता है। हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक होती है मेटाबॉलिज्म और दूसरी होती है एक्सक्रीशन। ये हमने मेटाबॉलिज्म वाले लेक्चर में भी स्टार्टिंग में जाना था। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा ड्रग है इसे हम क्या करते हैं, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ब्रोक कर देते हैं इसको, इस तरीके से ये टूट जाता है कि अब ये कोई एक्शन नहीं दिखा सकता। एक्सक्रीशन के अंदर क्या करते हैं, जो इंटैक्ट मेडिकेशन है इसको हम बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। तो ये किस तरीके से होती है ये प्रोसेस अब समझते हैं। तो ये जो एक्सक्रीशन है ये कई तरीके से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली किससे होता है, यूरिनेशन से। यूरिनेशन से यानी कि किडनी के थ्रू होता है मोस्ट कॉमनली। और भी कई तरीके होते हैं जहाँ से एक्सक्रीशन हो सकता है, स्वेट से, लंग्स से, अलग अलग जगह से हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से यूरिन से एक्सक्रीशन होगा। तो हमारी बॉडी में किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। जो भी हमारी बॉडी में मेटाबोलाइट्स वगैरह बनते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। और ये जो ब्लड है सर्कुलेट होता हुआ किडनी से पास करता है। और किडनी में एक हमारा फंक्शनल यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से जब ये पास करता है तो जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो ब्लड के थ्रू फिल्टर हो जाती हैं, उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये फिल्ट्रेट आगे पास करता है और फिर ये यूरिन में जाके एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की। तो अब दोस्तों क्या होता है, देखते हैं किडनी में। हमारे किडनी में क्या है, बहुत सारे कैलेसिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है हमारी किडनी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे होती है लोकेटेड हमारी किडनी, लेफ्ट और राइट साइड में बॉडी के। अगर हम एक किडनी को बड़ा करके उसका सेक्शन करके देखें तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी, बहुत सारे कैलेसिक्स दिखेंगे हमें यहाँ पे। और एक ये जो होता है इसे बोलते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स। यहाँ पे बहुत सारे हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, हमारे किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। किसी भी ऑर्गन का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, तो वैसे ही किडनी के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। अब दोस्तों देखते हैं इन नेफ्रॉन्स को। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स में जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर फोकस करेंगे वो होगा हमारा बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी और हमारा डीसीटी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब हो गया बेसिक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब ड्रग के बारे में किस तरीके से हमें चीज़ें समझनी है वो देखते हैं। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं कि ये है एक बोमन्स कैप्सूल। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ड्रग फिल्टर होगा। यहाँ से क्या होगा, हमारा ड्रग फिल्टर होगा। ये जो प्रोसेस है यहाँ से होगा ड्रग फिल्टर। यहाँ पे इसे हम कह देते हैं फिल्ट्रेशन। इसे हमने प्रोसेस नंबर 1 बोल दिया। सेकंड नंबर पे क्या होगा, अब ये जो फिल्ट्रेशन के बाद जो भी यहाँ पे मटेरियल होगा इसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी जो ब्लड वेसल्स में फ़िल्टर नहीं हो पाई होंगी, आगे आ जाती हैं। और यही ब्लड वेसल्स आगे आके इसके आसपास, इसके चारों तरफ आके एक प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं। प्लेक्सिस क्या होता है, एक तरीके का नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। तो उन कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे सीक्रीशन होता है ब्लड वेसल्स से इसके अंदर, हमारे ट्यूब्यूल के अंदर। ये हो जाती है हमारी प्रोसेस नंबर 2।
ये भी क्या करती है, कुछ ड्रग्स को ये भी यहाँ पे सीक्रेट करती है, इंट्रोड्यूस कर देती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। अब क्या होता है, ये ड्रग होता है हमारा धीमे धीमे आगे बढ़ता है, तो इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब्यूल के अंदर बढ़ जाती है कंसंट्रेशन हमारे ड्रग की। कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, बहुत से जो ड्रग्स हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं, जो वापस जाके मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो ये वापस क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ से बहुत से ड्रग्स होते हैं जो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ये हो गया हमारा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये जो दो प्रोसेस हैं, ये तो एक हो गई हमारी सबसे पहली कौन सी प्रोसेस हो गई, फिल्ट्रेशन। ये क्या कर रही है, ये ड्रग को बढ़ा रही है अंदर, फिल्टर करने का काम कर रही है, इससे भी ड्रग बाहर निकल रहा है, इससे ड्रग है वापस आ रहा है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो भी नेट एक्सक्रीशन होगा हमारे ड्रग का, वो किस पर डिपेंड करेगा, फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सीक्रेशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो तो वापस आ गया ना। तो इसको हम एक तरीके से एक फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि नेट एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सीक्रेशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो हम चाहें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है GF, TS है ट्यूबुलर सीक्रेशन और TR है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो इन्हीं सारी प्रोसेस को हमें एक एक करके देखना है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है हमारी प्रोसेस, सबसे पहले देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस तरीके से होती है। पहली है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमारा जो बोमन्स कैप्सूल है वहाँ के क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम सेल्स होते हैं, इनके बीच में गैप्स होते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जो ड्रग होता है वो पास करता है, फिल्टर होता है। अब इस ड्रग को यहाँ से पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ जो कि महत्वपूर्ण है वो है ड्रग का साइज़। ड्रग का साइज़ है वो छोटा होना चाहिए यहाँ से पास करने के लिए। तो ये किस पर डिपेंड कर गया, पहला फैक्टर यहाँ पे क्या था, साइज़ ड्रग का। और साइज़ के बारे में आपको पहले लेक्चर्स में बता ही चुका हूँ कि साइज़ किस पर डिपेंड करता है, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती हैं, जो कि ड्रग्स को बाइंड कर लेती हैं अपने साथ। इसके साथ ड्रग बाइंड करने के बाद खुद को एक बड़े मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगता है, एक बड़े मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करने लगता है। इससे क्या होता है, हमारा ड्रग है जब प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाउंड होगा तो यहाँ से क्या होगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा इस मेम्ब्रेन को और यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड कर गया, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा ड्रग के आयनाइजेशन पर कि ड्रग आयनाइज्ड है क्या अनआयनाइज्ड है, और उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी नहीं देख रहे हैं हम, कोई सा भी ड्रग है वो क्रॉस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स को नहीं क्रॉस करना है। एपिथेलियल सेल्स हैं फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल्स, तो गैप है कुछ उनके बीच में जहाँ से ड्रग पास कर सकता है। ये बात हो गई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। अब आगे जैसे जैसे ड्रग बढ़ेगा तो बात आती है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन की। तो ट्यूब्यूलर सीक्रेशन में अगर हम PCT वाला पार्ट था, ये जो सेकंड पार्ट था, यहाँ पे होता है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब पास में बोमन्स कैप्सूल है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब जो कि घुमा हुआ है शेप में, और ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इधर उसका होता है ट्यूबुलर ल्यूमन, यानी कि जो ट्यूब्यूल के अंदर वाली साइड है। इधर होता है एपिकल सरफेस हमारे जो भी सेल्स हैं, इधर होता है बेसोलेटरल सरफेस, और यहाँ पे होती हैं कुछ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि आगे जाके प्लेक्सिस फॉर्म कर लेती हैं कैपिलरीज वो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सीक्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है, हमारा ड्रग दो फॉर्म में हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। सपोज कीजिए ये है हमारा कोई ड्रग, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए हमारा कोई ड्रग है। ये दो फॉर्म हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है वाटर सॉल्युबल यानी कि ये आयोनाइज्ड फॉर्म में हो सकता है, एनाइंस और कैटाइंस। तो इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्टर्स जो कि क्या यूज़ करते हैं, ATP, जो कि क्या करते हैं यहाँ से एक साइड से दूसरी साइड इसका क्या करवा देते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं इस ड्रग का सीधे ATP को यूज़ करके। तो ये होता है, एनाइंस को ट्रांसफ़र करने के लिए अलग टाइप के चैनल्स होते हैं और कैटाइंस को ट्रांसफ़र करने के लिए अलग टाइप के चैनल्स होते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ड्रग हमारा हो सकता है
अनायोनाइज ड्रग हो हमारा और लिपिड सॉल्युबल हो। अब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो ये तो सीधे अपने पैसिव डिफ्यूजन से सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो जाएंगे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर किसी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ पे हो रही है ऊपर वाले में। तो इसमें किसके चांसेस हैं? ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस हैं। तो कुछ ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। इन ड्रग इंटरेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, इन करियर प्रोटीन्स के लिए ड्रग आपस में compete कर सकते हैं, तो उनके एक्सक्रीशन पे अफेक्ट पड़ेगा। एक ड्रग होता है प्रोवेनेसिड, ये क्या करता है, जो हमारा पेनिसिलिन है उसके एक्सक्रीशन को क्या करता है, कम कर देता है, और जो यूरिक एसिड है उसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। ये जो भी करियर प्रोटीन्स हैं, ये हमारे जो एक्सोजीनियस में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाहर से लिए गए होते हैं, उनके एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं, और जो भी एंडोजीनियस बनाए हुए जो सब्सटेंस होते हैं उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उन्हें आसानी से एक्सक्रीट नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी ट्यूबुलर सीक्रेशन की। और एक और बात यहाँ पे, ट्यूबुलर सीक्रेशन हमारा किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन हमारा डिपेंड नहीं करता, पहली चीज़ है हमारी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, लिपिड सॉल्युबिलिटी, और दूसरी है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो इन दोनों फैक्टर्स पे हमारा क्या होता है, डिपेंड नहीं करता हमारा ट्यूबुलर सीक्रेशन। थर्ड प्रोसेस होती है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये 3 प्रोसेस थी, तीसरी है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ड्रग है रीएब्जॉर्ब हो रहा है जो भी पहुँच चुका है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ है, अगर ड्रग है हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म में तो वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा और वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो जब ड्रग होगा अनायनाइज्ड फॉर्म में तो ये आसानी से वापस आ सकता है और रीएब्जॉर्ब हो सकता है। तो हमारा क्या है, एसिडिटी होती है वो इसमें अफेक्ट करेगी हमारे एक्सक्रीशन के रेट को, क्या क्या चीज़ एक्सक्रीट होगी कैसे होगी। ज़्यादातर मेडिकेशंस जो होती हैं, हमारी दवाइयाँ होती हैं, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, या तो होती हैं वीक एसिड या फिर होती हैं वीक बेस। आइदर दे विल बी वीक एसिड्स और दे विल बी वीक बेस। तो हमारी दवाइयाँ 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं, वीक एसिड और वीक बेस, और ये दोनों ही साथ में और 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकती हैं। या तो ये चार्ज होंगे, पोलर होंगे और वाटर सॉल्युबल होंगे, या फिर ये ड्रग क्या हो सकते हैं, अनचार्ज हो सकते हैं, नॉन पोलर हो सकते हैं, यानी कि कोई इन पर चार्ज नहीं होगा, और वाटर लिपिड सॉल्युबल हो सकते हैं। इन 2 फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, ये सारी चीज़ें किससे डिफाइन होती हैं, हमारी पीएच से। यूरिन का पीएच कितना है, और पीएच किससे डिफाइन होता है, पीकेए से। पीकेए क्या है, एक ऐसा पीएच जहाँ पे हमारे आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड ड्रग दोनों 50-50% है, वो होता है हमारा पीकेए। तो अब देखिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई ड्रग है, ये है हमारा वीक एसिड, इसे हमने रख दिया बेस में, किसी अल्कलाइन सोल्यूशन में हमने इसे डाल दिया। तो अब आसपास क्या होगा, यहाँ पे बेस होगा, हाइड्रोजन आयंस की कमी होगी, तो ये ड्रग क्या करेगा, अपनी हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा। यहाँ पे अपनी जो भी हाइड्रोजन आयंस होंगे ये डोनेट करना स्टार्ट कर देगा, और ये ड्रग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोनाइज ड्रग में। ठीक, अगर यही हम ले लेते हैं एक बेसिक ड्रग को, यहाँ पे हमने ले लिया कोई भी बेसिक ड्रग, इसे हमने डाल दिया वीक एसिड में। एसिड में डालेंगे तो ये क्या होगा, आसपास की हाइड्रोजन आयंस को ले लेगा, जो हाइड्रोजन आयंस पड़ी थी उसे ये ड्रग क्या करेगा, ले लेगा और बना देगा BH+। ये बना देगा BH+, यानी कि ये भी आयोनाइज ड्रग बना देगा, ये बना देगा A-। दोनों क्या करेंगे, आयोनाइज ड्रग बना देंगे। अब इसके चलते क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ये आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। आयनाइज्ड होती है वो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मान लो हमारा ट्यूब्यूल है, एक साइड यहाँ पे हमारे पहले क्या थे, आयोनाइज्ड ड्रग थे। यहाँ पे अगर आयोनाइज्ड ड्रग हैं तो ये क्या होंगे, यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे।
अनायोनाइज ड्रग है वहाँ पे, तो ये हमारे क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अगर कोई भी ड्रग है, आपने देख लिया कि ये एसिडिक और बेसिक पीएच के होने की वजह से इनका ये जो आयनिक और अनायनिक बिहेवियर है ये चेंज हो सकता है। तो इसका क्लिनिकल पार्ट क्या है, जब भी किसी एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग होगी, कोई भी ऐसा ड्रग है जिसकी पॉइजनिंग हो रही है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, यूरिन को अल्कलाइन बना देंगे, जिससे कि क्या होगा, आयंस की फॉर्म में वो टूट जाएगा एसिड, और आयंस होंगी वो वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। हमारा क्या पर्पस रहेगा कि भाई जल्दी से जल्दी एक्सक्रीट हो जाए और ये बाहर निकल जाए बॉडी से। तो इसमें क्या करेंगे, मेक यूरिन अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे कि हो गया एस्पिरिन, एक ड्रग है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एस्पिरिन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एज अ पेन किलर यूज होता है। तो ये एस्पिरिन है, इसे हम अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है, ओवरडोज हो जाती है, तो हम क्या दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही अगर मान लो किसी बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है, तो इसमें हम क्या दे देंगे, बेसिक ड्रग जैसे कि एम्फेटामिन्स हो गए, एसिडिक ड्रग जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। तो एक जनरल रूल है वो याद रखो, जब भी एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हो तो यूरिन को बेसिक बना दो, जब भी बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग हो यूरिन को एसिडिक बना दो। ये सारी चीज़ें हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। आगे एक्सक्रीशन की बात करें तो हमने जाना था कि मोस्टली एक्सक्रीशन होता है वो यूरिन से होता है, लेकिन कुछ पार्ट होता है वो दूसरी दूसरी किडनीज के अलावा और भी दूसरी जगह से होता है। तो सबसे पहला तो हमने जान लिया रूट कहाँ से होता है, किडनीज से होता है एक्सक्रीशन। दूसरा अगर हम जाने तो बाइल के थ्रू होता है। बाइल के थ्रू क्या होता है, हमारा ड्रग एब्जॉर्ब होता है जीआई ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, वो बाइल में आ जाता है, उसका एंटर और हेपेटिक सर्कुलेशन में आ जाता है, और फिर वो बाइल के साथ वापस से सीक्रेट हो जाता है जीआई ट्रैक्ट में, और फिर बाहर निकल जाता है फीसिस के थ्रू, ये फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ पार्ट जो होता है हमारे ड्रग्स के, वो कहाँ से एक्सक्रीट होते हैं, ड्रग होते हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हमारे जीआई ट्रैक्ट से, और वो एज इट इज़ इंटैक्ट फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं डायरेक्टली। कुछ ड्रग्स होते हैं वो कि लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, इसमें जनरली इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, हमारे लंग्स के थ्रू होते हैं एक्सक्रीट। और कुछ, ये तो होगा एक मेजर रूट किसके थ्रू होता है, और कुछ स्मॉल पार्ट होते हैं हमारे स्वेट में से भी कुछ ड्रग होते हैं एक्सक्रीट होते हैं, कुछ सलाइवा में से भी एक्सक्रीट होते हैं, कुछ टीयर्स में से भी एक्सक्रीट होते हैं, और कुछ ब्रीस्ट मिल्क में से भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिनसे हमारे ड्रग एक्सक्रीट होते हैं स्मॉल अमाउंट में। ये थे मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन।